नमस्कार दोस्तों। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को चलते हुए दिल्ली में। 5 से ज्यादा राउंड टॉक्स हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे। इनफैक्ट किसानों ने कहा है ये प्रोटेस्ट को और इंटेंसिफाई करेंगे। ये प्रोटेस्ट और बड़ा बनता जा रहा है। देश भर से कई और स्टेट से लोग आकर इस प्रोटेस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए दोस्तों जानते हैं क्या अपडेट्स हैं इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में। क्या बातचीत हुई सरकार और किसानों के बीच में और क्यों ये प्रोटेस्ट और बढ़ते जा रहे हैं। 8 दिसंबर की रात को कई फार्मर के लीडर्स होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले बातचीत करने के लिए। होम मिनिस्टर का कहना था कि सरकार सारे कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए तैयार है किसानों के। इन्होंने एक 20 पेज का प्रपोजल जारी किया सरकार की तरफ से। इस प्रपोजल में इन्होंने कहा ये तैयार हैं अमेंडमेंट्स करने के लिए इन फार्म लॉज में। इस प्रपोजल का पूरा डॉक्यूमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है, अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो उससे। लेकिन मेरी राय में कई इश्यूज को सरकार ने एड्रेस करने की कोशिश करी जो इन फार्म लॉस की वजह से आ रहे थे, कई प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, जो किसानों को डर था। अगर आपको याद है मैंने इस वीडियो में चर्चा करी थी कि एग्जैक्टली ये जो 3 फार्म लॉस पास हुए हैं इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं किसानों के लिए। एक इशू यह था कि नए लॉज में किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिविल कोर्ट को अप्रोच करने का किसी डिस्प्यूट के केस में। अगर कोई डिस्प्यूट होता तो उन्हें एसडीएम के लेवल पर ही उसे रिजॉल्व करना था। सरकार ने अपने नए प्रपोजल में कहा कि वो ऐसा अमेंडमेंट ले आएंगे कि किसानों को ये ऑप्शन अवेलेबल कराया जाए, उनके पास सिविल कोर्ट में जाने तक का ऑप्शन हो। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू यह था कि किसानों को डर है एपीएमसी मंडी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंडी के बाहर कोई टैक्सेस नहीं है और मंडी में टैक्सेस हैं। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने अपने प्रपोजल में कहा कि वो ऐसा अमेंडमेंट लाएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऑप्शन होगा, वो प्राइवेट मंडीज पर भी टैक्स चार्ज कर सकते हैं। इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी एपीएमसी मंडी के लिए और एपीएमसी मंडी के बाहर, क्योंकि सिमिलर से टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। तीसरा इशू यह था कि किसानों को डर है चीटिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि सरकार के नए लॉस के अकॉर्डिंग कोई भी सिर्फ एक पैन कार्ड के बेसिस पे किसानों से क्रॉप्स परचेज कर सकता है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने प्रपोज किया वो ऐसे अमेंडमेंट्स लाएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी जाए ट्रेडर्स को रजिस्टर करने की और अपने रूल्स बना सकें वो लोकल सिचुएशन को माइंड में रखते हुए। अगला एक और बहुत बड़ा इशू ये था कि किसानों को डर है एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एपीएमसी मंडी के अंदर एमएसपी लगता है, एपीएमसी मंडी के बाहर कोई एमएसपी नहीं है। सरकार ने अपने प्रपोजल में कहा कि सरकार रिटन अश्योरेंस देने को तैयार है कि जो एग्जिस्टिंग एमएसपी सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे सरकार के प्रपोजल के कि सरकार क्या अमेंडमेंट्स करने को राजी हो गई है एग्जिस्टिंग फार्म लॉज में। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों ने सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? अब मैंने जब इस प्रपोजल के मेन पॉइंट्स पहली बार पढ़े दोस्तों, मुझे देखकर लगा कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को एड्रेस किया जा रहा है। यहां पर जो भी प्रॉब्लम्स उन फार्म लॉस से आ सकती थी, जो खतरा किसानों को पहुंच रहा था उन फार्म लॉस से, ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स को एड्रेस किया जा रहा है इन अमेंडमेंट्स। लेकिन किसानों का कहना है दोस्तों नहीं, ये जो बातचीत का फेज था, ये जो अमेंडमेंट्स का फेज था, ये ऑलरेडी गुजर चुका है। अगर सरकार ने इन लॉस को बनाने से पहले किसानों से बातचीत करी होती, उनके कंसर्न्स पूछे होते, उनके इश्यूज के बारे में बात करी होती और फिर लॉ को बनाया होता इन अमेंडमेंट्स के साथ, तो शायद किसान तब सुन भी लेते। लेकिन अब वो टाइम गुजर चुका है। इसी रीजन से इनकी मेन डिमांड बस यही है कि इन तीनों लॉस को वापस ले लिया जाए। कई फार्मर के लीडर्स ने इस सिचुएशन को यहां पर डिस्क्राइब करने के लिए एक मेटाफर का इस्तेमाल किया। मान लो सरकार आपको एक तोहफा देती है, एक बॉक्स देती है गिफ्ट की तरह, और आप कहते हो मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन सरकार हफ्तों तक, महीनों तक कहती रहती है ये तोहफा ले लो, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपकी जिंदगी बदल डालेगा, सब अच्छे के लिए हो रहा है यहां पर, लेकिन आप मना करते रहते हो। और फिर सरकार कहती है देखो हम इस तोहफे में थोड़े चेंजेस करके दे रहे हैं, इसे ऐसे करके दे रहे हैं, वैसे करके दे रहे हैं, लेकिन आपकी डिमांड तो हमेशा से यही रही है कि आपको ये तोहफा नहीं चाहिए। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर की बातें हो गई। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्या प्रॉब्लम्स हैं सरकार के इस नए प्रपोजल में। पहला तो यह है कि किसान सिर्फ एक रिटन अश्योरेंस ऑन एमएसपी से खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि एक यूनिवर्सली अप्लाइड लीगल राइट बने एमएसपी। इनका कहना है कि मान लो सरकार यहां पर रिटर्न अश्योरेंस दे रही है एमएसपी की, लेकिन रियलिटी में तो सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, बाकी किसानों का क्या? इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए मैंने बात करी देवेंद्र शर्मा जी से। एमएसपी कहा है उन्होंने
कि एमएसपी जो है वो वादे रहेगा, जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये तो फिर स्टेटस को हो गया ना। अगर आप शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि 6% लोगों को एमएसपी मिलता है, अगर उन्हीं 6% को मिलेगा तो फिर क्या चेंज हुई है? मेरा ये मानना है और किसानों का भी ये मानना है कि होना ये चाहिए कि 23 फसलों के ऊपर भारत में एमएसपी अनाउंस होता है हर साल। 23 फसलों पे अनाउंस होता है, लेकिन खरीद जो है वो गेहूं और धान पे होती है। और ये भी हम जानते हैं कि इस खरीद के करके ही पंजाब के जो किसानों की जो इनकम है वो कंपैरेटिवली बाकी देश के किसानों से सबसे ज्यादा है। और अगर ये किसान की इनकम पंजाब में ज्यादा है तो किसान भी चाहते हैं कि सारे देश में सब किसानों की इनकम पंजाब के बराबर हो। इसमें तो कोई गलत नहीं है। तो क्यों नहीं हम एक यूनिफॉर्म पैटर्न करते हैं कि एमएसपी को हम लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या लीगल अधिकार बनाते हैं किसानों के लिए कि इसके नीचे खरीद नहीं होगी। इससे 23 फसलें जो मैंने कहा है ना, जहां पर एमएसपी अनाउंस करती है सरकार, लेकिन कागजों में ही रह जाता है क्योंकि डिलीवरी नहीं हो पाती है, उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाती है। तो उससे क्या होगा कि अगर हम ये 23 फसलों पे हम यूनिफॉर्म कर देते हैं कि आगे से इसके नीचे खरीद नहीं होगी, ये लीगल कर देते हैं, तो ये 80% जो कंट्री में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसको कवर करता है। इसलिए किसान चाहते हैं कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाया जाए जो कि देश भर में मौजूद हर किसान को मिले। दूसरा यह है कि अगर आपने ध्यान दिया हो, सरकार ने अपने प्रपोजल के कई पॉइंट्स में बड़ी चालाकी से लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैन, यानी कई पॉइंट्स पे उन्होंने कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ये करना चाहें तो वो कर सकती हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहें प्राइवेट मंडीज पर टैक्स लगाना तो वो लगा सकती हैं। तो जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा नहीं किया उन स्टेट्स में तो वही हालत हो जाएगी जिसको लेकर किसान अपनी इतनी आवाज उठा रहे थे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड उन स्टेट्स में नहीं हो पाएगी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने टैक्स नहीं किया प्राइवेट मंडीज को। उन्होंने अब ये कहा है कि स्टेट्स के पास ये पावर होगी कि वो जो प्राइवेट मंडियां हैं उसमें भी वो टैक्स लगा सकते हैं। ये सब बातें उन्होंने कही है, रेगुलेट भी कर सकते हैं ट्रेड को। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जब लॉज लेके आप आए थे, सेंट्रल लॉज आए हैं, तब तो आपने स्टेट को जितने उनके अधिकार थे वो आपने खुद ले लिए, अपने पास ले आए। क्यों नहीं हम ये अपने सेंट्रल लॉज में ही इसको लेकर आए कि अब ये जैसे उन्होंने पहले लेके आए थे कि भाई एपीएमसी के बाहर मंडियों में क्या होगा, वो तो अब भी लेके आ सकते हैं करेक्शन। तो वो वाई शिफ्ट the responsibility to the state governments. सिमिलरली ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है कि वो चाहे तो अपना एक सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं प्राइवेट मार्केट्स को लेकर। अब कौन सी स्टेट ये करना चाहेगी, कौन सी स्टेट ये नहीं करना चाहेगी, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर आ जाता है। जबकि ओरिजिनली जो सरकार लॉ लाई थी उसमें सब कुछ सेंट्रली कंट्रोल करना चाहती थी सरकार की, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। तो इन अमेंडमेंट्स की क्या वर्डिंग्स होगी, इस झंझट में पड़ने की जगह किसानों ने कहा कि हमारी एक सिंपल डिमांड है, इन तीनों लॉस को वापस लो। और जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी हम अपने प्रोटेस्ट को और बड़ा बनाते रहेंगे। किसानों ने कहा है कि ये 14 दिसंबर को देश भर में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा इनके द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने अब ना सिर्फ सरकार को बल्कि बड़ी कंपनीज को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। स्पेसिफिकली अडानी और अंबानी पर अपनी उंगली उठाई है किसानों ने और कहा है कि ये सारे जियो के प्रोडक्ट्स, रिलायंस के प्रोडक्ट्स और अडानी के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि सरकार अडानी अंबानी के इशारों पर नाचती है। एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अक्सर ये क्रिटिसिज्म उठाया जाता है कि जो एमएसपी है वो इतनी हाई है कि जो मार्केट रेट्स हैं दुनिया भर में वो उससे कम है, तो उतनी डिमांड नहीं है वीट की और राइस की जितना इंडिया में उगाया जा रहा है, तो फार्मर्स को और डाइवर्स क्रॉप्स पे स्विच करना चाहिए ताकि सबका बेनिफिट हो सके उससे। आप क्यों समझते हैं कि किसान ये नहीं जानता? किसान जानता है। ये जो हमारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं डिवीजन पर, उनसे जाए तो किसान भी समझता है। लेकिन जो किसान की दिक्कत है वो उसको एक्सपर्ट जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मैं बताता हूँ कैसे आपको। पंजाब में गेहूं और धान की पैदावार बहुत होती है, ये हम सब जानते हैं। सारा जो प्रेशर है वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, हमारे पास वी आर ओवरलेडन विद फूड स्टॉक्स, ये सब बातें होती हैं। मैंने हर बार ये कहा कि अगर 2 फसलों पे आप एश्योर्ड प्राइस देते हो, गेहूं और धान पे, और आप कहते हो कि किसान डाइवर्सिफाई किसमें करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं। पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन पे 2 रिपोर्ट्स आई थी डॉक्टर एस जौहल की। उनके बावजूद भी सरकार ने कहा कि हाँ डाइवर्सिफाई करिए, पैडी से मेज में जाइए, पैडी से सनफ्लावर में जाइए, ऐसे 2-3 फसलों के नाम लिए। अब देखिए मेज लोग कल्टीवेट करते हैं पंजाब में। मेज का जो प्राइस है वो 1850 रुपए पर क्विंटल है, जो एमएसपी है। आपको मंडी में 600, 800 और 900 रुपए मिलता है पर क्विंटल। तो किसान क्या बेवकूफ है कि वो गेहूं और छोड़कर धान उसकी रिप्लेसमेंट, धान की रिप्लेसमेंट है मेज, तो धान को छोड़कर जहां उसको तकरीबन 1900 रुपए, 1888 रुपए पर क्विंटल मिलता है, वो छोड़कर वो 600, 700 और 800 रुपए क्विंटल पर अपनी फसल बेचेगा। गलती किसकी है? गलती हम सब की है।
गलती पॉलिसी मेकर्स की है। मैं ये कहता हूं कि अगर 23% जिस पे एमएसपी अनाउंस होता है, आप उसको उससे नीचे खरीद को बंद कर दीजिए कि उससे आगे कम खरीदनी होगी। आप देखेंगे किसान डाइवर्ट करेगा, किसान को मालूम है उसके पास चॉइस। अभी तो आपने चॉइसेस ही खींचनी है, दो ही चॉइसेस रखी है, व्हीट और राइस, तो वो व्हीट और राइस लगाता है। इसमें क्या गलत है? अगर आपको हिंदुस्तान टाइम्स में जो पत्रकार काम करते हैं, अगर वहां ज्यादा इनकम मिलता है और अगर अखबार बी में इनकम कम मिलती है, तो क्या आप सोचते हैं कि अखबार ए वाले नौकरी छोड़ के बी में आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता। अगर आप कहीं भी डाइवर्सिफाई करिए, तो डाइवर्सिफाई तभी करेंगे जब आप उसको अच्छा एक इनकम का स्रोत देंगे। तो ये कारण है कि आपने वो तो दिया ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि साहब किसान डाइवर्सिफाई करें। ये हम तो ये मान के चलते हैं कि किसान तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, बिल्कुल ही गधा है, और जो हम कहेंगे वो करेगा। ये प्रॉब्लम है इस सारे देश में। सही बात है। तो मतलब सरकार को पॉलिसीज उस तरह से बनानी चाहिए कि वो प्रमोट कर सकें डाइवर्सिफिकेशन को। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और ये किसान चाहता है, किसान भी मजबूर है। अब मैं जब किसानों से बात करता हूँ, आप पैडी से क्यों नहीं हटने, वो हटना चाहते हैं, लेकिन उनको विकल्प दीजिए, और विकल्प दीजिए तो उसके इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखिए। ये तो हम देखते नहीं चाहते। अपनी तनख्वाह तो चाहते हैं कि हर महीने बढ़ जाए, आपको सब कुछ मिले, आपको इमोलमेंट्स भी मिले, आपको इंस्टॉलमेंट भी मिले, सब कुछ मिले, बोनस भी मिले, लेकिन किसान के लिए हम कहते हैं कि मार्केट के हवाले छोड़ दीजिए। क्या कमाल की ये थिंकिंग का इकोनॉमिक सोच है साहब। और बाकी आपने एपीएमसी में जब हमने पहले बात करी थी, बताया था कि उसमें उसे और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। आपने माना था कि उसमें कमियां हैं, तो क्या किस तरह से उसे और बेटर बनाया जा सकता है उस सिस्टम को? देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि एपीएमसी में बहुत सी कमियां हैं। कई जगह पे तो वो माफिया ही बन गया है, कार्टलाइजेशन हो गया है। छोटे ट्रेडर को हम ये मान के चलते हैं कि तो एक्सप्लॉइटर है। और मैं ये मानता हूं कि ट्रेड में गलतियां भी होती हैं, त्रुटियां भी होती हैं, उसको रिफॉर्म करें। हम क्यों नहीं उसी के अंदर सिस्टम को इवॉल्व ऐसा करें कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, उसमें प्रोफेशनलिज्म आए, पॉलिटिक्स से उसका रोल का डिस्कनेक्ट हो जाए। ये सब बातें हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये हमें आती नहीं करनी। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर एपीएमसी को हटा दोगे तो जो बड़ा मिडिलमैन आएगा, देखिए अभी तो छोटा मिडिलमैन है, छोटा मिडिलमैन छोटी एक्सप्लॉइटेशन करता है, बड़ा मिडिलमैन तो बड़ी एक्सप्लॉइटेशन करता है। तो एग्जैक्टली क्या स्टेप्स आप सजेस्ट करेंगे रिफॉर्म करने के लिए? देखिए साहब, उसमें एक तो जैसे एरिया इन्होंने जो है हर एपीएमसी का होता था उसको कम किया है, उसको एपीएमसी के मंडी के अंदर कर दिया, वो बिल्कुल ठीक है डिसीजन। दूसरी बात है, उसके अंदर को इसको रैशनलाइज करना है, वो भी करना चाहिए। उसके अलावा जो पॉलिटिकल जो उनकी एफिलिएशन होती है उसको डिस्कनेक्ट करना है, तोड़ना है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें एपीएमसी के जो प्रधान है वो अक्सर रूलिंग पार्टी जो है उसके उसी के साथ लिंक्ड होते हैं, ये भी हमें तोड़ना है। उसके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है या सरकारी जो एक सिस्टम ऑपरेट करता है रेगुलेशन के लिए, उसको हमें सुदृढ़ बनाना है। आज तो ये है कि हिम्मत ही नहीं हो सकती जो ऑफिसर उसके लगे हुए हैं कि वो कोई डिसीजन ले लें जो उनको ठीक हो, क्योंकि इतना इतना इनका पॉलिटिकल पावर ये यील्ड करते हैं। प्रोटेस्ट को जताने के लिए देश भर से कई और लोग साथ में जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर वरिंद्र पाल सिंह जी ने एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड रिफ्यूज कर दिया यूनियन मिनिस्टर से लेना एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। इनफैक्ट अब अन्ना हजारे जी भी किसानों के सपोर्ट में खड़े हो गए। इन्होंने सरकार को धमकी दी है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं करी गई तो यहां पर ये एक जन आंदोलन डिक्लेयर कर देंगे दोबारा से। याद होगा 2011 की एंटी करप्शन मूवमेंट, अन्ना हजारे ने कहा है कि ऐसी ही मूवमेंट ये दोबारा चालू करेंगे अगर सरकार ने किसानों की नहीं सुनी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अपडेट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पे मेंबर बन के जॉइन बटन क्लिक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।